नेम इज़ काजल कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने ये समझा था कि जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है उनको हमने एरा वाइज डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहली थी क्लासिकल थ्योरी, यानी कि क्लासिकल एरा में जब आई थी, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, तब उस थ्योरी में हमने फोकस किया कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, राइट। तो उसमें हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी, क्लासिकल में हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उसके हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे 4। क्या प्रिंसिपल्स थे वो 4? वो आप पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल था कि हमें जो है साइंस लानी है और रूल ऑफ थंब को हटाना है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल था हमारा कि हमें हार्मनी लानी है, डिस्कॉर्ड को हटाना है। तीसरा था कोऑपरेशन लाना है, इंडिविजुअलिज्म को हटाना है। और चौथा था कि डेवलपमेंट लाना है हर किसी का उसकी एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है। और वो कैसे करते हैं? हमें उसके मनपसंद काम उससे करवाने हैं ताकि वो उस काम में और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। ये 4 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, राइट। अब ये तो प्रिंसिपल्स थे कि इन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की टेक्निक्स क्या है, कैसे आप अप्लाई करोगे इसे अपने बिजनेस में, अपने मैनेजमेंट में, तो वो देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की ना बहुत सारी टेक्निक्स है। अब उसमें पहली टेक्निक्स ये आ जाती है हमारी, जो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं वही लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? बहुत क्योस हो जा रहा है। मुझे काम भी करना है, मुझे प्लान भी करना है, सब कुछ एक ही जने से जब हम कराएंगे तो क्या होगा? थोड़ा क्योटिक हो जाएगा। तो इसने बोला कि प्लानिंग करने वाले लोगों को अलग कर दीजिए और प्रोडक्शन करने वाले लोगों को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे किया हमने, प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज, 2 इंचार्ज बना दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? प्लानिंग वाले केवल प्लानिंग पर ध्यान देंगे और प्रोडक्शन वाले सही से प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जैसे कि इसके नाम में लिखा है इंस्ट्रक्शन, तो यानी कि इसका काम है इंस्ट्रक्शंस देना, कि काम कैसे होगा, किसे इंस्ट्रक्शंस देगा? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा। कौन? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हमारा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिसाइड करेगा कि रूट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। अब हम सोचेंगे रूट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिसाइड होगा? देखो, जब हम मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसे अलग प्रोसेस में डालते हैं, फिर वो मटेरियल अलग प्रोसेस में जाता है, फिर वो मटेरियल अलग प्रोसेस में जाता है, ठीक है। जैसे कि दूध से आइसक्रीम बनाने तक की जो प्रोसेस होगी उसमें मटेरियल कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा ना, वो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर जैसे मटेरियल फ्लो हो रहा है तो उसके लिए उसको हर फ्लो पर कुछ लोग लगाने पड़ेंगे, तो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा कि कहाँ से होके चीज़ें निकल रही हैं, कहाँ से होके चीज़ें गुजर रही हैं, हमारा मटेरियल और हमारे लोग, उसी अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। देन वी हैव टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, अगेन इसका नाम डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये प्लान करके रखता है कि इतनी कॉस्ट और इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है। देन वी हैव डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन अगेन आपको इन सब के नामों से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम है इनका, ठीक है। इंश्योर करता है कि डिसिप्लिन हो किसके बीच में, कि कौन करे, किसको डिसिप्लिन करेंगे? वर्कर्स को डिसिप्लिन करेंगे ना, तो ये देखेगा कि सारे वर्कर्स जो हैं वो डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। ये हमारे आते हैं प्लानिंग इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज का काम है प्लान करके ये सब चीजें बता देना, ठीक है। अब जब हम आते हैं प्रोडक्शन पर, तो प्रोडक्शन में क्या होगा? पहला है हमारा स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या करेगा? स्पीड बॉस ये देखेगा, जो यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम था ना, कि वो टाइम बताएगा, कॉस्ट बताएगा, इतने टाइम लगना चाहिए, इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये वो स्पीड चेक करेगा कि जो टाइम इस जॉब में दिया हुआ है कि इतने टाइम पे ये जॉब कंप्लीट हो जानी चाहिए ना, इंश्योर करेगा कि उतने टाइम में ये जॉब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कौन इंश्योर करेगा? स्पीड बॉस। कि टाइम पे कंप्लीट हो रही है, कि जॉब टाइम पे कंप्लीट हो रही है या नहीं, भाई स्पीड से ही तो इंश्योर होएगा ना ये। उसके बाद हमारा आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस यानी कि
इट्स अबाउट अ गैंग। गैंग मतलब ग्रुप। ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी मशीन्स, टूल्स, जो भी चाहिए, अब यहाँ हम इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ मशीन्स और टूल्स की बात कर रहे हैं। तो गैंग बॉस क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ अगर, तो मुझे पढ़ाने के लिए पेन चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए कॉपी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाने के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मुझे एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, मुझे एक वाइट बोर्ड चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करेगा, ला के देगा मेरे को? Gang boss will bring all of this stuff to me. Okay, so that's what gang boss does, that he brings you all the machines and tools that are required. ठीक है, next we have repair box. Now all the machines and tools that are bought by the gang boss will be repaired by the repair boss. ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। यानी कि हर मशीन का एक वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट? अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू use it properly. For example, एक printing machine, if you have a very big machine but it's not working properly, then what's the point of it? So repair boss has to make sure that all of the machines are working, they are in good condition. Okay, next we have इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जी का काम क्या होता है? इंस्पेक्टर जी का काम होता है कि वो इंश्योर करे कि सब सही से चल रहा है। तो ये बेसिकली काम करेंगे क्वालिटी पर, कि हमारे जो काम है ना उसकी क्वालिटी कैसी है। कौन इंश्योर करेगा? कौन इंश्योर करेगा? हमारे इंस्पेक्टर जी इंश्योर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, हमने इसमें फोरमैनशिप इसका नाम ही इसलिए है बिकॉज हमने चार बॉस बना दिए हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये चार बॉस हैं तो इसमें वर्कर कहाँ है? तो ये रहा वर्कर, ये रहा हमारा वर्कर, और ये चार बॉस इसको इस पर ध्यान रखेंगे, चारों के सारे 8 के 8 इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8 से रिलेटेड है ये एक जना। अब क्या आपको लगता है कि एक हमने क्या पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में कि एक जने का एक ही बॉस होना चाहिए, 1 सबऑर्डिनेट 1 बॉस, राइट? पर ये तो उस चीज की ऑपोजिट बात हो गई। यहाँ पे 8 बॉस है और एक जना है, मतलब हर जने के 8 बॉसेस हो गए, राइट? तो ये, बट वो किसने बोला है? वो फ्योल ने बोला है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। फ्योल ने बोला है, ये टेलर ने दिया है। टेलर ने दिया फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे एक जने के 8 बॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग थ्योरीज है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब ये है, हमने पढ़ा था प्लानिंग। प्लानिंग में कौन कौन हो गया? हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो गया, रूट क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। और प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्शन करने पे आ जाते हैं तो हमारा हो गया स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये बात हमें समझ में आ गई, और ये सब वर्कर के ऊपर एज अ बॉस उस पर काम करेंगे। ये तो हमारी होती है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये एक टेक्निक है, किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की एक टेक्निक है। देन वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दो और काम को सिंप्लीफाई कर दो। समझ में तो यही आ रहा है इसको पढ़कर, तो एक्चुअली इसका मीनिंग भी यही है। ये क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोन बनाते हैं, जब कंपनी फोन बनाती है तो क्या ऐसा होता है कि वो सेम मॉडल किसी और के पास थोड़ा अलग दिखता है और किसी और के पास थोड़ा अलग दिखता है? नहीं, वो सेम मॉडल है। इसलिए जब गाड़ियां भी बनाती है कंपनी, तो सेम गाड़ी, सेम मॉडल विल बी एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि वो ऐसी दिखनी चाहिए, उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसका साइज ऐसा होना चाहिए। तो वो सब किस में आता है? स्टैंडर्डाइजेशन में। जब आपने सेट कर दिया है एक स्टैंडर्ड, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? बोलता है कि जो अलग अलग बहुत सारे तरीके के आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो ना, वो सब आप बंद कर दो, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट मत करो, मत लाओ। इससे क्या होगा? इससे जब बार बार लेबर एक ही काम करेगा, एक ही चीज़ बनाता रहेगा, तो उससे कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज हम वास्ट यानी कि बल्क में जो है वो चीज़ें बना रहे हैं। तो जब बल्क में चीज़ें बनाते हैं ना तो वो सस्ती पड़ती हैं, ठीक है। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये बोलता है। तो क्या बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? कि पहली बात तो ये कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से, इसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जब हम अमेजोन पे भी कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफिकेशन आती है लिखी हुई कि इसका इतना साइज है, इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, ऐसा लिखा हो, क्योंकि वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें आइडेंटिकल चीज़ें बनानी है, तो इसलिए सिंप्लीफाई कर देना चाहिए काम को और डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को रोक देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन क्या बोल रहा है कि हमें बहुत सारी वेराइटीज़ नहीं बनानी है, हमें पहले जैसे ही
जो पहला बनाया ना उसी के जैसा दूसरा बनाना है, उसी के जैसा तीसरा भी बनाना है, तो सारे सबको सेम करना है। किस में बोलता है ये? स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू मेथड स्टडी। जैसा कि इसका नाम बोलता है मेथड, यानी कि काम करने का तरीका, राइट। तो ये बोलता है कि काम करने के ना, एक काम करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पढ़ना है तो उसका तरीका ये भी हो सकता है कि मैं केवल लिख लिख के पढूं, या फिर मैं सुन सुन के पढूं, या फिर मैं केवल देख लूं और उसी से मुझे समझ में आ जाए, नोट्स देख लूं, राइट। बहुत से तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, बट ये तरीके स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग होते हैं, राइट। तो मेथड स्टडी भी क्या बोलती है कि एक काम करने के बहुत से तरीके हैं बहुत से तरीके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे बेस्ट तरीके का यूज करना है। और आप सबसे बेस्ट तरीका यूज कैसे कर पाओगे? जब आप सारे तरीकों को करके यूज करके देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली मेथड स्टडी ये बोल रही है कि बहुत सारे तरीके हैं, उन सबको देखो, उन सबको यूज करो और जो बेस्ट लगे वो अपनाओ, ये हमारी मेथड स्टडी बोल रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मोशन स्टडी। मोशन मतलब क्या होता है? चलना, कहीं आगे बढ़ना, मोशन, हिलना डुलना, दैट इज मोशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे पहले कॉलेज आना पड़ेगा अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो, फिर उसके बाद मुझे क्लास में जाना पड़ेगा, फिर मुझे क्लास से आना पड़ेगा, फिर मुझे स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर मुझे कुछ और काम है तो मुझे हो सकता है मुझे रिसेप्शन पे भी जाना पड़े, हो सकता है मुझे किसी और डिपार्टमेंट में जाना पड़े, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर भी काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है, किसी से भी आपको काम हो तो मोशन स्टडी क्या बोलती है कि जो भी ऑपरेटर है, ठीक है, वो क्या है, उसके बहुत सारे मोशंस होने वाले हैं। तो कई बार मोशंस कैसे होते हैं? यूजलेस। अब क्या है कि बहुत सारा काम है तो मैं क्या है थोड़ी सी लापरवाही भी कर लेती हूँ, कभी थोड़ा सा जाके कैंटीन बैठ जाती हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही करते हैं ना, थोड़ी देर जाके कैंटीन बैठ गए, वो हम क्या काउंट करेंगे उस मोशन को, मोशन को हम यूजलेस मोशन काउंट करेंगे, क्योंकि वो क्लास में नहीं है। जब बच्चा क्लास में नहीं है तो वो यूजलेस मोशन हो गया, ठीक है। अब मोशन स्टडी क्या है बेसिकली कि एक इंसान जब काम करता है तो वो बहुत सारी जगह उसको जाना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है। अब मूव करते वक्त हमें ये देखना है कि कौन सा मूवमेंट जो हो रहा है वो सही है, यानी कि यूजफुल है, कौन सा मूवमेंट है जो यूजलेस है, जो कि कोई प्रोडक्टिव नहीं है हमारे लिए। तो हमें ये देखना है कि कौन से मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं और कौन से मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव हैं। तो जो अनप्रोडक्टिव है ना, जब हम वर्कर को ढंग से नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने सारे अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहा है। अगर ये सारे ना करें तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा, तो उस केस में हम अनप्रोडक्टिव वर्क को हटा देंगे। मोशन स्टडी ये बोलती है कि पहले आप देखो कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्क कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव है आप उन्हें हटा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलती है कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, हर जॉब को करने का, हर जॉब का अलग अलग टाइम होगा और वो स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो कैसे पता चला? कैसे? टेलर ने अपनी मर्जी से क्या कोई भी टाइम लिख दिया कि इस काम को करने का इतना टाइम लगेगा, इस काम को करने का इतना टाइम? नहीं, टेलर ये बोलता है कि हर काम को करने का ना टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, पर वो कैसे पता चलेगा? तो टेलर ने इसके लिए क्या किया, स्टॉप वॉच लेके बैठा और उसके बाद सारे वर्कर्स को काम दे दिया। अब उसने उनका एवरेज निकाल लिया कि हर वर्कर को एक ही काम करने में कितना टाइम लग रहा है। इससे उसने एवरेज निकाला तो उसे पता चल गया एक काम को करने में ना लगभग इतना टाइम लग सकता है, फिक्स टाइम आ गया, ठीक है। ये हमारा टाइम स्टडी बोलती है। क्या बोलती है कि आपको देखना है और उसके बेसिस पर जो उसने काम किया ना, उसके बेसिस पर आप उसका पे डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने 4 घंटे लिए, ठीक है, 4 घंटे लिए और उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना था, यानी कि टाइम कितना लेना चाहिए था, उसने कितने लिए, ठीक है, उस हिसाब से आप उसका पे डिसाइड कर सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा फैटीग स्टडी, ठीक है। फैटीग स्टडी क्या है? हम काम करते करते थक जाते हैं, राइट, दैट इज फैटीग स्टडी। यानी कि अगर एक इंसान कंटिन्यूसली काम कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है, तो वो फिजिकली भी थक जाएगा और मेंटली भी थक जाएगा, ठीक है। क्यों? बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली काम करते हैं क्योंकि उनका फिजिकल तो मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेंटली तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, राइट। तो फैटीग स्टडी बोलती है कि कुछ
टाइम के बाद ना, जब कंटिन्यूसली हम काम करते जाते हैं तो वो इंसान थक जाता है, और जब वो थक जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, ये टेलर बोलता है। तो हमें ये जरूर देखना है कि हमें कितने टाइम के बाद हर वर्कर को ब्रेक देना है, क्योंकि ब्रेक अगर नहीं देंगे तो उसकी एफिशिएंसी वैसे ही कम हो जाएगी, तो कोई मतलब की तो बात ही नहीं है। यानी कि हर कुछ टाइम में उसे जो है हमें वर्क से फ्री करना है, उसको रेस्ट देना है। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम कराना पड़ेगा। इसके लिए टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने देखा कि जब वो सबको काम दे रहा है तो कितने टाइम बाद उस पर्टिकुलर काम में उस इंसान की एफिशिएंसी कम होने लग गई। फिर उसने उसको ब्रेक पे भेज दिया, और फिर उसने थोड़ी देर बाद वापस उसे काम चलाया, और अब की बार वर्कर ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा था, क्योंकि जो लास्ट स्लॉट था उसमें कम हो गई थी एफिशिएंसी, राइट। तो फटीग स्टडी ये बोलती है कि हमें वर्कर की जो एफिशिएंसी उसको तो बिल्कुल भी कम नहीं करना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया ना फिर। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें उसे ब्रेक देना है, ठीक है। अब ब्रेक के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कितने टाइम तक कंटिन्यूसली वो काम कर सकते हैं। हम ज्यादा ब्रेक भी नहीं दे सकते, हम कम ब्रेक भी नहीं दे सकते, राइट। तो ये इंश्योर करना फटीग स्टडी में होता है। तो हमें ब्रेक के टाइमिंग सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि सबको अलग अलग सैलरी दो। क्या ये सही है, सबको अलग अलग सैलरी देना? तो टेलर बोलता है हाँ बिल्कुल सही है। कैसे? इसमें आप पहले ये देखो कि कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन ज्यादा जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जो पे करोगे ना, पे फॉर एफिशिएंसी, तो आप इसमें पे किसके लिए कर रहे हो? एफिशिएंसी के लिए पे करो, ठीक है। और अगर वो सही टाइम से काम नहीं कर रहा तो आप क्या करो, तो आप पेनल्टी लगाओ, पेनल्टी फॉर इनएफिशिएंसी। ये कौन बोल रहा है? टेलर। क्योंकि टाइम स्टडी में हमने ये तो देख ही लिया था ना कि कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में। हमने फटीग स्टडी में ये भी देख लिया कि ब्रेक कितने टाइम में देना है, लेकिन फिर भी वो अगर काम नहीं कर पा रहा और अगर वो एफिशिएंट है तो उसे पे करो, और अगर वो नहीं फिर भी काम कर पा रहा तो उसे पेनल्टी लो इनएफिशिएंसी की, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, कैसे होगा, पे कैसे करेंगे? जब हम पे करेंगे ना तो जिसने अच्छा काम किया है हम उसे देंगे इंसेंटिव। आपने सुना है जब हम किसी की सैलरी पूछते हैं तो बोलते हैं वैसे तो मेरी सैलरी इतनी है, बट इंसेंटिव लगा के बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट वर्कर है तो उसे कंपनी जल्दी काम करने का, स्पीड में काम करने का और एक्स्ट्रा मनी देती है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव, ठीक है। अब इंसेंटिव देने से क्या होगा, क्या होगा इंसेंटिव देने से? इंसेंटिव देने से कंपनी को तो बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो कंपनी का तो फायदा है। इसमें वर्कर का फायदा है, किस? एफिशिएंट वर्कर का फायदा है। क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया, उसको एक्स्ट्रा पे मिल गया एज एन इंसेंटिव। पर इसमें जो इनएफिशिएंट वर्कर है ना, जो काम नहीं कर रहा, उसका भी फायदा है। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा जब इसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, इसको मिला है तो मुझे भी चाहिए इंसेंटिव। तो इससे क्या है, हर किसी का फायदा हो रहा है जब आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। समझ में आई कि सबकी अलग अलग सैलरी है बेस्ड ऑन वो कितने एफिशिएंट है। इससे सब मोटिवेट हो रहे हैं, जो इनएफिशिएंट है वो भी मोटिवेट हो रहे हैं, जो एफिशिएंट है वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंस का यूज करके उसने पूरी मैनेजमेंट बदल दी। किसने? टेलर ने। FW टेलर थे हमारे, ठीक है। उन्होंने दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। प्रिंसिपल्स मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं पहले वाले वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।